प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नेम इज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट आप बना सकते हो, लेकिन उसका फॉर्मेट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन दिस वीडियो वी विल सी कि कैसे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को हम लोग याद रखेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला आपको क्या लिखना है कि भाई जो भी बैलेंस शीट होगी जिस पार्टी की होगी वो लिखना है, फिर पर्टिकुलर बनाना है और एक कॉलम बनता है छोटा सा नोट नंबर का, और ये दो कॉलम होते हैं अमाउंट के, जिसमें करंट पीरियड का अमाउंट आता है और प्रीवियस पीरियड का अमाउंट आता है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ये उनके लिए होता है जैसे अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं पब्लिक के लिए, तो उनको ये शो करना पड़ता है कि भाई लास्ट टाइम कितना था अब कितना है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, रुपीज़ और रुपीज़ करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये दो कॉलम रुपीज़ के बनते हैं। फिर अब कैसे याद रखना है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको याद है, बैलेंस शीट कैसे बनती थी। तो बैलेंस शीट इस तरीके से पहले बनती थी, लायबिलिटी होती थी और एसेट होता था। अब क्या करना है, ये जो लायबिलिटी है ये ऐसे ही होगी, ये जो एसेट का पार्ट है इसको यहाँ से कट करना है और उसको नीचे डाल देना है। ये आपकी बन गई बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट देखेंगे वो इस तरीके से बननी है, लायबिलिटी फिर उसके नीचे एसेट आएगा। अब उसकी ग्रुपिंग हो गई है, ग्रुपिंग थोड़े अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ग्रुपिंग के ऊपर ही मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो उसका ग्रुपिंग कैसे किया गया है, तो सबसे पहला आपको याद रखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहला क्या पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले कैसे पढ़ते थे, लायबिलिटीज़ एंड एसेट पढ़ते थे, अब लायबिलिटी नहीं पढ़ते, अब क्या पढ़ते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एसेट। तो आपको ऐसे याद रखना है कि बैलेंस शीट जो होती है वो डिवाइड होती है दो पार्ट में। फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकेंड वन इज एसेट। याद रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट जिस तरीके से लिखा है, अब लायबिलिटी नहीं लिखते, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं। तो ये हम लोग ने लिख दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी और ये हो गया एसेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर कैसे याद रखने का कि इक्विटी एंड लायबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितना पार्ट, 4। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और लास्ट वाला करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है इसको। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी कितने पार्ट में डिवाइड है, 4। फिर आते हैं एसेट के ऊपर। एसेट तो बहुत सिंपल है, एसेट दो पार्ट में डिवाइड है, नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। तो इन टोटल कितने हो गए, 4 पार्ट इधर हो गए और 2 पार्ट यहाँ पे हो गए। तो इसको कैसे याद रखने का, जैसे आपने वो मूवी का सॉन्ग याद रखा होगा 4-2 का 1, 1-2 का 4, तो सेम वे में इसमें भी है। 1 बैलेंस शीट है तो फर्स्ट पार्ट जो डिवाइड है 4-2 का 1, तो 4 पार्ट यहाँ के 2 पार्ट यहाँ के, 4 सब मिलके बनाते एक बैलेंस शीट। तो 4-2 का 1 इस तरीके से याद रखना है। तो लायबिलिटी के अंदर 4 पार्ट है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और नीचे तो बहुत ही सिंपल है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। आ रही है बात समझ में। तो हो गया 4-2 का 1, तो 4 होगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, 2 हो गए एसेट के पार्ट, और ये सब मिलके आपका क्या बनाती है, एक बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। समझ में आया। आपको ये स्ट्रक्चर पहले बना लेना है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, यहाँ पे नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। जो TY BCom, TY BAF और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें TY BCom, TY BAF के लेवल पे इतना नहीं पूछता है कि आपको ये एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इतना नहीं आता है, बहुत कम होता है। लेकिन ये क्या, एक बार पूरा बैलेंस शीट अगर आपको याद रहेगा तो क्या चीज़ एग्ज़ाम में आने वाले हैं ये किसी को भी पता नहीं। इसलिए पूरा चीज़ याद रहेगा तो आप उतना लिख पाएंगे जितना एग्ज़ाम में आया है। अगर आप उतना ही याद रखेंगे थोड़ा बहुत, तो एग्ज़ाम में कुछ नया आएगा तो आप याद नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से याद रखना है। तो अब याद हो गया बैलेंस शीट 4-2 का 1। तो पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट। इक्विटी लायबिलिटी 4 पार्ट में डिवाइड होती है, एसेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं। तो सबसे पहला
शेयर होल्डर फंड से स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर फंड नाम से ही पता चल रहा है, देखो नाम से ही पता चल रहा है शेयर होल्डर फंड, तो पहला शेयर है तो आएगा शेयर कैपिटल। फंड्स है, फंड्स नाम है, फंड्स का दूसरा नाम होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस। और तीसरा एक छोटा सा इनका भाई है जिसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। शेयर वारंट जो होता है कंपनी इशू करती है फ्यूचर डेट में, अगर आपको शेयर को परचेज बाय करना है तो शेयर वारंट इशू करती है और उसके अगेंस्ट में पैसा पहले ही ले लेती है, राइट। शेयर इशू नहीं होता है, वारंट इशू होता है कि भाई हाँ ये वारंट है, आप इसके बेसिस पे शेयर्स को खरीद सकते हो, तो उसके लिए मनी रिसीव्ड करती है, वो भी शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट बन जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है शेयर होल्डर फंड, तो शेयर से शेयर कैपिटल, फंड से रिजर्व्स एंड सरप्लस, और एक ये नया है शेयर वारंट। आ रही है बात समझ में? तो ये इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। ये सेकंड जो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वो होता है, इसका मतलब है कि आपने एप्लीकेशन मनी तो ले लिया लेकिन अभी भी उसका अलॉटमेंट बाकी है, मतलब शेयर अभी तक अलॉट नहीं किया, तो सेकंड लायबिलिटी आपकी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो पार्ट तो हो गए, एकदम सिंपल है, इसके अंदर कोई बाइफिकेशन नहीं है। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 आइटम है, करंट लायबिलिटी में भी 4-5 आइटम है। अब इसको देखेंगे कैसे याद रखना है। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि भाई आपकी जो लायबिलिटी है, जो आपको पे करना है, ऑब्लिगेशन जो है वो 1 साल से ज़्यादा का है। तो इसमें जो मेन पार्ट आता है ना वो 4 पार्ट है। तो पहला जो है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में याद रखना आपका मेन जो रहेगा वो होगा बैंक लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो भी होगा, फिर होगा आपका डिवेंचर्स, ये याद रखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। ठीक है, ये मेन आता है, ये एक ही आता है, 3 ये बहुत रेयर आते हैं, तो भी हम लोग देख लेंगे। 3 दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, मतलब आपको टैक्स भरने की लायबिलिटी आई थी लेकिन आपने उसको डेफर किया, बोले बाद में भरेंगे, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो वो जैसे आएगा जब हम लोग फाइनल अकाउंट करेंगे तो उसमें और इसको समझने की कोशिश करेंगे, अभी तो सिर्फ फॉर्मेट देख रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आता है अदर करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसमें आता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में आपको ध्यान में रखना है कि प्रोविज़न जो क्रिएट होते हैं, मतलब फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस ना हो, तो फ्यूचर में जो एक्सपेंस हो उसके लिए, तो जैसे प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में आएगा। ठीक है, और फिर ये जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है इसके अंदर क्या आएगा, जैसे कि आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके लिए पेंशन है, तो पेंशन के लिए आपको मतलब पेंशन पेमेंट करना है। फिर कोई भी कैपिटल लीज है, कस्टमर ने डिपॉजिट किया उसको पे करना है, वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ये क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें बैंक लोन और डिवेंचर, ये हर क्वेश्चन में ही आता है, तो आपको ये याद रखना है। आ रही बात समझ में? अब आ जाते हैं करंट लायबिलिटी में। जैसे इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, इसमें पहला आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपको याद रखना है आपका फेवरेट बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आइटम है जो आते हैं, जैसे ट्रेड पेबल आता है, तो ट्रेड पेबल में आपको याद रखना है 2 चीज़ ऐड करनी है, एक है क्रेडिटर्स और दूसरा है बिल्स पेबल, इनको टोटल करके लिखना है। अब ये क्रेडिटर के अंदर ये क्या बहुत एडवांस क्वेश्चन आया तो उसके अंदर आता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल, ये सिर्फ याद रखना, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, TY BCom और TY WAF लेवल पे। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी में आपको याद रखना आउटस्टैंडिंग हो गया, ऑब्लिगेशन, छोटी मोटी जो ऑब्लिगेशन हो गया वो सब इसमें आता है। और इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, फिर एक लास्ट वन आता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, जिसके अंदर आपको याद रखना है प्रोविज़न फॉर टैक्स, राइट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब आते हैं, और इन सब का आपको टोटल कर लेना है। ठीक है, तो क्या समझे अभी, बैलेंस शीट डिवाइड होता है 2 पार्ट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर हम लोग इसका 4 का 1 करते हैं, इक्विटी लायबिलिटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया और एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जब जाके ये 1 बनी बैलेंस शीट। समझ में आया? तो हम लोग ने इक्विटी लायबिलिटी को समझ लिया। ओके, अब हम लोग करते हैं एसेट साइड पे। अब एसेट साइड में, तो एसेट में भी 4 पार्ट है, सॉरी 2 पार्ट है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। तो अभी मैं आपको बताऊँ, ये आपका एसेट साइड था, नॉर्मल बैलेंस शीट थी, इसमें क्या थे, फिक्स्ड एसेट्स थे, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, यही सब लिखना है, लेकिन ग्रुपिंग कर दिया। याद रखना नए बैलेंस शीट में कुछ नया नहीं है, सिर्फ ग्रुपिंग किया है। क्या ग्रुपिंग किया है, तो सबसे पहला अभी वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये लिखते हैं, राइट। तो इन्होंने वर्डिंग चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर क्या आता है, जितने भी आपके टेंजिबल है वो लिखने का, जितने भी आपके इंटेंजिबल है वो लिखने का। फिर 2 ऐसे आइटम हैं जो बहुत यूनिक है, वो कभी कभी आते हैं, ये वाले
कैपिटल WIP कभी नाम सुना होगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट तो ऊपर आ गया ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई इंटेंजिबल एसेट अभी भी डेवलपमेंट में, पूरा बना नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना, राइट, इस टाइप का। कैपिटल WIP इसका मतलब होता है जैसे बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आपके टेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये इनटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, लेकिन अब दो आइटम ऐसे हैं जो टेंजिबल इंटेंजिबल के अंडर प्रोसेस है, तो उसको नीचे लिखने का। तो बहुत रेयर आते हैं ये, लेकिन तो भी आपको ये याद रखना है। फिर आपने देखो पुरानी बैलेंस शीट में क्या देखा था, एसेट देखे थे टेंजिबल, फिर क्या आया था, इन्वेस्टमेंट आया था। फिर एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है लोन्स एंड एडवांसेस। तो कभी कभी कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस देती है, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो बहुत इजी तरीके से दिया है, सिर्फ ग्रुपिंग कर दिया है। पहला हम लोग लिखते हैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। क्यों, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा। जब भी ये नॉन करंट वर्ड आएगा ना तो समझ जाना 1 साल से ज़्यादा है। जैसे इधर आई थी नॉन करंट, तो इसका मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए पेमेंट बाकी है, ठीक है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा आता है इसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो ये नॉन करंट एसेट में क्या लिखते थे हम लोग इस बैलेंस शीट के हिसाब से, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट और ये सब लिखते थे। ये तो करंट एसेट हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रुपिंग कर दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि होता है टेंजिबल, ये चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिखेंगे टेंजिबल और ये आपके इंटेंजिबल। फिर उसी के नीचे दो आइटम आएंगे जो आएंगे टेंजिबल इंटेंजिबल के अंडर प्रोसेस, मतलब अभी भी पूरे तरीके से बने नहीं है। और फिर उसके नीचे लिखने का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। दो आइटम ऐसे बहुत रेयर पूछता है, एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट और दूसरा होता है अदर नॉन करंट एसेट। जो इन सब में ना आए वो इधर आएगा नॉन करंट एसेट में। और डेफर्ड टैक्स एसेट जैसे यहाँ बताया था, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अभी भी लाइबिलिटी है, टैक्स की भरनी थी नहीं भरा, वैसे ही एसेट है, आपने ज़्यादा टैक्स भर दिया तो वो आपके लिए डेफर्ड टैक्स हो जाएगा, उसका एडजस्टमेंट बाकी है, एक टाइप का एडवांस, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाते करंट एसेट में। करंट एसेट बहुत सिंपल है। करंट एसेट में आपको पता है ना क्या क्या आता था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आता था बैंक बैलेंस, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सब आता था। इसी का थोड़ा नाम चेंज कर दिया और नाम लिखा है, देखो मैं एक साथ इसको हाईलाइट करता हूँ। पहला करंट इन्वेस्टमेंट, एक था इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट दो हो गया। ये इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और जो 1 साल के अंदर रहता है उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिर इसमें आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसका नाम होता है पता है, स्टॉक का नाम। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल, जैसे ट्रेड पेबल आया था तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल है, इसके अंदर आपका आएगा ट्रेड रिसीवेबल, इसमें आएगा आपका डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। आई बात समझ में, ये हो गया। फिर आपको पता है कैश बैंक, बैंक बैलेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नाम चेंज हो गया है। फिर एक शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज जो ऊपर आया था ना, देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज 1 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म आ जाएगा। और फिर लास्ट वन आपका फेवरेट अदर करंट एसेट, जिसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर ये सब एडवांस टैक्स, ये सब आ जाएगा, ठीक है। इन सब को टोटल करने का, इन सब को टोटल करेंगे, ये टोटल आपके लाइबिलिटी से मैच करता है। ये देखो ये वाला हो गई पूरी बैलेंस शीट, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, पूरी बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, राइट, और सेकेंड पार्ट इज एसेट। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से, रेड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट एसेट, सॉरी करंट नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट डिवाइडेड 2 पार्ट में, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो 4 का 1 याद रखने का। पूरी बैलेंस शीट डिवाइड इनटू 4 का 1, मतलब इक्विटी लायबिलिटी एसेट, इक्विटी लायबिलिटी 4, एसेट 2, तो 4 का 1 मिलके आपकी एक बैलेंस शीट तैयार करती है। आ रही है बात समझ में, यस और नो। तो ये फॉर्मेट मैंने बनाया है
समझाने के लिए। ये आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग के साथ। तो अब जब कभी भी आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट बनाने आए, तो हम लोग को बैलेंस शीट रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा फॉर्मेट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।